वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 3 अप्रैल 2022 और 3 अप्रैल 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे सभी प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा 2022 में बिहार में आयोजित होने वाले आपके सभी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से इस श्रृंखला के सारे वीडियो महत्वपूर्ण है। आप यहाँ पर रोजाना वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हम यहाँ पर चलेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न पे, जो प्रश्न हमने आपको पिछले वीडियो में पूछा था। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में किसानों को सस्ती बिजली प्रदान कराने के लिए बिहार राज्य ऊर्जा मंत्री द्वारा कितने रुपए की स्वीकृति दी गई है। इस प्रश्न के बारे में डिटेल जानकारी हमने आपको दिया था और आपको बताया था इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6,578 करोड़ रुपए की राशि अभी हाल ही में आवंटित की गई थी, या फिर कह सकते हैं ये स्वीकृति दी गई है। तो इस आधार पर हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। इन सब के अतिरिक्त यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, साइड में जो आप इस पोस्टर में देख रहे हैं, बिग अनाउंसमेंट कमिंग सून, हालांकि इसकी जानकारी हमने आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी दिया था। बेसिकली ये क्या है, इसकी डिटेल जानकारी आपको कर सकते हैं डिटेल में, ये चीज़ें क्या है, क्या अनाउंसमेंट होने वाली है, 4 अप्रैल को देखने को मिलेगा। ठीक है, 4 अप्रैल को जान जाएंगे आखिर ये है क्या। बस इतना समझिए कि ये आपकी तैयारी से ही संबंधित है। तो जल्द ही आपको चैनल पर देखने को मिलेगा या फिर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। हम यहाँ पर चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे, लेकिन बता दूं कि जनवरी और फरवरी 2022 से संबंधित बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का वालनादर फॉर्मेट वाला वीडियो चैनल पर अपलोड है। रिवीजन पर्पज से आप इस वीडियो को देख सकते हैं और मार्च वाला जल्द ही यहाँ पर अपडेट होगा। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले को नेशनल वाटर अवार्ड प्रदान किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्वी चंपारण और गया जिला को इस सम्मान से आप कह सकते हैं इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। हमने यहाँ पर विस्तार से लिखा है कि हाल ही में पूर्वी चंपारण को नेशनल वाटर अवार्ड 2020 में ईस्ट जोन में पहला स्थान मिला है और साथ साथ पहाड़ी और सूखा क्षेत्र में जल संरचना की उपलब्धि पर गया जिले को भी यह पुरस्कार मिला है। तो आपको यहाँ से कुल मिलाकर ध्यान रखना है, पूर्वी चंपारण और गया जिला को यह पुरस्कार से भी हाल ही में सम्मानित किया गया, जो कि आपको ध्यान रखना, यह नेशनल वाटर अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है। और यहाँ पर हमने आगे लिखा कि इस परियोजनाओं में मुख्य रूप से जल निकासी सारणी, जल संरचना टैंक, बोरवेल, रीयूज वाटर टैंक, रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग, तालाब की खुदाई, पौधारोपण, चेक डैम निर्माण सहित अन्य शामिल है। इन सभी चीजों को ध्यान रखते हुए अभी हाल ही में इन दोनों जिलों को, यानी कि पूर्वी चंपारण और गया को अभी हाल ही में यह सम्मान यानी कि नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट होगा हमारा दूसरा प्रश्न। ये दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण किया जाएगा। ये है प्रश्न और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रोहतास। आपको इस प्रश्न के बारे में डिटेल जानकारी दे दूं कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2021 के तहत बिहार सरकार के मत्स्य विभाग के द्वारा राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण रोहतास में शुरू किया जाएगा। हालांकि ये बिहार के 2 जिलों में कहते हैं इसका निर्माण किया जाएगा। ये 2 जिले हैं, कौन कौन से, एक तो है रोहतास, दूसरा है बेगूसराय। इसी में अगला पॉइंट लिखा गया है, इस फिश फीड मिल में प्रतिदिन 100 टन मछली का दाना तैयार होगा। और साथ साथ उसी पॉइंट को यहाँ पे लिखा गया कि बिहार में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 2 फिश फीड मिल प्रोजेक्ट प्रस्तावित है, जिसमें कि एक रोहतास जिले में एवं दूसरा बेगूसराय जिले में स्थापित किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में विकल्प के आधार पर हमने ऑप्शन डी को चुना है रोहतास में, क्योंकि पहले जो इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ है अभी हाल ही में ये रोहतास में हुआ। हालांकि ये बेगूसराय में भी स्थापित किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्रश्न क्या था कि पहला फिश फीड मिल का निर्माण कहाँ किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, रोहतास इसका राइट आंसर होगा। रोहतास की बात है तो 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष वर्ग, महिला वर्ग और साथ साथ ओवरऑल श्रेणी में भी रोहतास जिले का जो साक्षरता दर था पूरे बिहार में सबसे आगे था। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट होगा हमारा तीसरा प्रश्न। ये तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा वाल्मीकि नगर में बाघों की संख्या कितनी बताई गई है। ये जो नवीनतम रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के आधार पर वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या कितनी बताई गई है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 31 बताई गई है। आपको बता दें कि हाल ही में विधानसभा में जलवायु परिवर्तन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वाल्मीकि नगर में बाघों की संख्या 31 यानी कि 31 बताई गई है। ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पे देखिए हमने बाघों की गिनती से संबंधित या फिर कह सकते हैं बाघों से संबंधित कुछ पॉइंट को लिखा है, जो कि अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है हमने विस्तार से यहाँ पर लिखा है। तो वर्ष 2006 से बाघों की गिनती हो रही है और साथ साथ बिहार के अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करें तो बिहार का पहला टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है, जो कि बिहार के सबसे बड़े जिले पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। पश्चिमी चंपारण जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला और यहीं पर बिहार का पहला टाइगर रिजर्व जो कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व स्थित है। ये आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर हमने आगे लिखा कि देश में यानी कि भारत में बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए भारत सरकार ने 7 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था।
प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस मनाया जाता है। हालांकि आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है 7 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, लेकिन जो प्रत्येक वर्ष वैश्विक बाघ दिवस जो मनाया जाता है ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर अगले प्रश्न पे जाने से पहले आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं टेस्ट सीरीज से संबंधित। जो लोग घर बैठे बीपीएससी और सीडीपीओ जैसे एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करके अपनी तैयारी का सही तरीके से आंकलन करना चाहते हैं, तो बीपीएससी मेकर ऐप पर यह सुविधा उपलब्ध है। प्ले स्टोर से बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड कीजिए। हमारे जितने भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, हालांकि ये 50 प्रैक्टिस सेट का एक श्रृंखला, आप यहाँ पर सारे टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं और अपनी तैयारी का सही तरीके से आंकलन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा और साथ ही इसका पीडीएफ फाइल भी उपलब्ध किया जाएगा और सारे के सारे प्रश्नों का यहाँ पर आपको समग्र विश्लेषण देखने को मिलेगा। ये फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको लगभग 12 से 15 माह का करंट अफेयर्स मिलेगा। 2021 वाला तो पूरा मिलेगा यहाँ पर, और इसके बाद अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये सारे करंट अफेयर्स यहाँ पर आपको मिलता है, जो कि वार्षिकांक है, मंथली वाइज है और डेली बेसिस पर। ये तमाम करंट अफेयर्स बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से यहाँ पर आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। इसके अलावा बिहार जेके की जो संपूर्ण तैयारी है ये आपको 2 वॉल्यूम में पीडीएफ मिलेगा, उसके माध्यम से हो जाएगा। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और भी कई सारे मटेरियल है जो कि आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर कोर्स के तहत प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी एक ऑफर चल रहा है, तो ऑफर का लाभ उठा के आप लोग यहाँ पर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे लोग हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी इसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के चौथे प्रश्न पे। ये चौथा प्रश्न है कि हाल ही में वन अनुसंधान संस्थान की निदेशक कौन बनी है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रेणु सिंह। आपको बता दूं कि डॉक्टर रेणु सिंह को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान के अगले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पर 2 प्रश्न छुपा हुआ है। पहला तो यहाँ पर प्रश्न बना है कि वन अनुसंधान संस्थान की निदेशक कौन बनी है, तो रेणु सिंह अभी हाल ही में वन अनुसंधान संस्थान की निदेशक बनी है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये भी बन सकता है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ये स्थित है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। और साथ साथ यहाँ पे आगे ये लिखा गया कि वह इस संस्थान की दूसरी महिला निदेशक हुई। और साथ साथ यहाँ पे हमने उत्तराखंड की चर्चा की है, तो उत्तराखंड के बारे में हमने एक पॉइंट को यहाँ पर लिख दिया है कि हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और साथ साथ उत्तराखंड के यहाँ पर एक पॉइंट ये भी ध्यान रखिए कि पुष्कर सिंह धामी अभी हाल ही में उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री बने हैं। इस तरह के जो हॉट प्रश्न है जो भी हाल ही में चर्चे में है, ये आपके आगामी 67वें बीपीएससी, सीडीपीओ आदि एग्जाम में पूछे जाने की बिल्कुल संभावना बनती है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। बस आपको इतना नहीं ध्यान रखना है कि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, बल्कि ये भी आपको ध्यान रखना है ये कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट होगा हमारा 5वां प्रश्न। तो ये प्रश्न है कि हाल ही में स्कॉट होम जल पुरस्कार विजेता 2022 के रूप में किसे नामित किया गया है। यह एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा प्रोफेसर एमेरिटस विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट, अर्थात ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में प्रोफेसर एमेरिटस विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट को स्कॉट होम जल पुरस्कार विजेता 2022 के रूप में नामित किया गया है। यहाँ पर इनसे संबंधित कुछ और भी पॉइंट लिखा गया है जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर अगला पॉइंट यह है कि वाष्पीकरण और जल विज्ञान पर उनके अभिनव कार्य, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन को देखते हुए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि आप यहाँ पर इनको इस इमेज में भी देख सकते हैं। स्कॉट होम जल पुरस्कार की अगर हम बात करें तो स्कॉट होम जल पुरस्कार दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित जल पुरस्कार है और इसे अक्सर नोबेल प्राइज ऑफ वाटर के रूप में वर्णित किया जाता है। यानी कि स्कॉट होम जल पुरस्कार को नोबेल प्राइज ऑफ वाटर के नाम से भी जाना जाता है और 1991 से यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया जाता आ रहा है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले छठे प्रश्न पे। ये छठा प्रश्न है कि हुरून ग्लोबल अंडर 40 स्वनिर्मित अरबपतियों की 2022 की सूची में भारत कौन से स्थान पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में जरूर रखिएगा। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत इस मामले में चौथे स्थान पर है। डिटेल जानकारी जो कि आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे इन सारे आंकड़ों से, वो हमने यहाँ पर ऐड किया है। तो यहाँ पर हमने लिखा कि हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हुरून ग्लोबल 40 और अंडर सेल्फ मेड बिलियनर्स 2022 से जारी किया है, जो कि 40 साल और उससे कम उम्र के दुनिया के स्वनिर्मित अरबपतियों को रैंक प्रदान करता है, जो कि अभी हाल ही में हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हुरून रिपोर्ट 2022 में दुनिया में 40 वर्ष और उससे कम आयु के 87 स्वनिर्मित अरबपतियां हैं। अरबपतियों नहीं बल्कि अरबपति हैं, ये आप यहाँ से ध्यान रखें, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 8 अधिक है। और यहाँ पर इस सूची की बात करें तो इस सूची में 37 स्वनिर्मित अरबपतियों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष स्थान पर है। यानी कि जो कह सकते हैं 40 वर्ष या फिर उससे कम उम्र के जो स्वनिर्मित अरबपति हैं, उस मामले में कह सकते हैं अमेरिका पहले स्थान पर है, जहां पर 37 स्वनिर्मित अरबपति हैं। वर्तमान रिपोर्ट जो भी हाल ही में जारी किया गया, इस रिपोर्ट के आधार पर अर्थात अमेरिका पहले नंबर पर है, जबकि यहाँ पर हमने आगे लिखा कि चीन 25 अरबपतियों के साथ दूसरे स्थान पर है। ये आपको ध्यान रखना, चीन इस मामले में दूसरे स्थान पर। हालांकि
हालांकि यहाँ पर आपको एक टर्म याद रखना पड़ेगा, स्वनिर्मित अरबपति की यहाँ पर बात किया जा रहा है, ठीक है, ये टर्म यहाँ से आपको ध्यान रखना है। जबकि भारत के दृष्टिकोण से हम देखें तो इस सूची में भारत 6 स्वनिर्मित अरबपतियों के साथ चौथे स्थान पर है। इस आधार पर यहाँ पर हमने ऑप्शन नंबर डी को चुना था। आई होप कि आप ये सारे पॉइंट को याद रखेंगे और अपनी कॉपी में जरूर नोट करेंगे। अगर आप नोट नहीं कर सकते, आपके पास समय का अभाव है, तो बीपीएससी मेकर ऐप पर यह सुविधा उपलब्ध है, आप वहां पर डेली बेसिस पर ये सारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं इस सीरीज के। नेक्स्ट होगा यहाँ पर हमारा 7वां प्रश्न। ये 7वां प्रश्न है कि हाल ही में यूएनईपी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर कौन है? तो देखिए, इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका जो है इस रिपोर्ट के आधार पर अभी वर्तमान समय में सबसे ध्वनि प्रदूषित शहर है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। डिटेल जानकारी हमने यहाँ पर इस रिपोर्ट से संबंधित ऐड किया है। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात यूएनईपी द्वारा प्रकाशित एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 2021 में सबसे उच्चतम स्तर 119 डेसिबल का ध्वनि प्रदूषण दर्ज किया गया, जो कि आपको ये ध्यान रखना है इस मामले में ध्वनि प्रदूषण के मामले में सबसे आगे है। 119 डेसिबल का ध्वनि प्रदूषण यहाँ पर दर्ज किया गया। जबकि दूसरे स्थान की बात करें तो उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद 114 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण के साथ इस सूची में दूसरे स्थान पर रहा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तीसरे स्थान पर है, जहां पर अधिकतम ध्वनि प्रदूषण 105 डेसिबल है। इसके अतिरिक्त हाल ही के दिनों में हमने आपको एक पॉइंट बताया था कि सबसे अधिक प्रदूषित राजधानियों में दिल्ली शीर्ष स्थान पर रहा है। जो नवीनतम रिपोर्ट है, लगातार चौथी वर्ष से दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी है। और यहाँ पे हमने आगे ये भी लिखा कि सबसे अधिक ट्रैफिक के मामले में रूस की राजधानी मॉस्को शीर्ष स्थान पर है। तो ये सारे पॉइंट इस रिपोर्ट के आधार पर यहाँ पर ऐड किया गया था। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा 9वां प्रश्न, 9वां नहीं बल्कि 8वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में 73वां राजस्थान राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 30 मार्च को ये सेलिब्रेट किया गया। आपको बता दूं कि हर साल 30 मार्च को देश में राजस्थान की स्थापना को दर्शाने के लिए राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है, और इस वर्ष राजस्थान अपना 73वां स्थापना दिवस मना रहा है। यहाँ पर हमने आगे राजस्थान की स्थापना से संबंधित कुछ पॉइंट को लिखा है कि 30 मार्च 1949 को राजस्थान राजपूताना का विलय भारतीय संघ में हुआ था। अब यहाँ पर राजस्थान राजपूताना हमने यह लिखा है, यानी कि इसलिए लिखा है कि ब्रिटिश राज्य में राजस्थान को राजपूताना नाम दिया गया था। तो इसी आधार पर हमने यहाँ पर इस पॉइंट को लिखा है। हालांकि जो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस आप यहाँ पर ये ध्यान रखिए, इस वर्ष अभी हाल ही में 2022 में 30 मार्च को राजस्थान राज्य का 73वां स्थापना दिवस मनाया गया है। पंचायती राज की अगर हम बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था की जो सर्वप्रथम शुरुआत हुआ था, यह राजस्थान के नागौर जिले में ही शुरू हुआ था। और उसमें जो मतलब कह सकते हैं तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, ये थे डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। पंचायती राज व्यवस्था का जो पहला प्रयोग हुआ था या फिर जो पहले लागू हुआ था, ये राजस्थान के नागौर जिले में ही लागू हुआ था। इस तरह के प्रश्न बीपीएससी में कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट होगा हमारा 9वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में मोदी स्टोरी नामक वेबसाइट किसने लॉन्च किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुमित्रा गांधी कुलकर्णी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन से जुड़ी वेबसाइट मोदी स्टोरी को लॉन्च किया गया है। हालांकि यह पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा जो कर सकते हैं, इस वेबसाइट को जो लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। तो इसे महात्मा गांधी की पोती सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने लॉन्च किया है, ये आप ध्यान रखें। और यहाँ पर इस वेबसाइट पर मोदी यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के जीवन से जुड़े कई किस्से यानी कि शामिल किया गया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। चूंकि बात आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी से रिलेटेड हमने कुछ पॉइंट को ऐड किया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी का पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था, जो कि 26 मई 2014 से लगातार दूसरी बार भारत के वे प्रधानमंत्री बने हैं। और आपको ये ध्यान रखना है, वाराणसी से लोकसभा सांसद भी वे चुने गए हैं, और वे भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के प्रधानमंत्री बने। तो आपको ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये पहले व्यक्ति हैं जो कि स्वतंत्र भारत में जन्मे और भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। यहाँ पर हमने आगे लिखा कि इससे पहले वे 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय जनता पार्टी अर्थात भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक अर्थात आरएसएस के सदस्य हैं। इन सब के अतिरिक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो सम्मान या फिर जो उपलब्धियां हासिल हुई है, उनसे संबंधित कुछ पॉइंट और भी है जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। हमने यहाँ पर सभी को विस्तार से लिखा है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सभी के सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पर ऐड किया गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्व रखता है। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। हम चलेंगे यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 10वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब अपने नाम किया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र ने अपने नाम किया है। आपको बता दूं कि हाल ही में महाराष्ट्र ने उदयपुर में आयोजित 21वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप जीती है, और इस टूर्नामेंट का आयोजन भारतीय पैरालंपिक समिति और नारायण सेवा संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।
चलेंगे अगले 11वें प्रश्न पे। ये 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किस अस्पताल ने भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार जीता है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा मेदांता गुरुग्राम, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। आपको बता दूं कि हाल ही में मेदांता गुरुग्राम को न्यूज वीक वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल 2022 के सर्वेक्षण में लगातार तीसरी बार भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल के रूप में सम्मानित किया गया। तो राइट आंसर होगा मेदांता गुरुग्राम। नेक्स्ट होगा हमारा 12वां प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 से अवार्ड जीता है। तो इस खिलाड़ी का जो नाम है आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मीराबाई चानू इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 29 मार्च 2022 को बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है। मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक में 49 किग्रा भार वर्ग में दूसरे स्थान पर आकर के ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी थी। इसकी जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक से दिया था। आई होप कि आपको याद होगा। अगर आप रेगुलर हमारे वीडियो को देखते हैं तो सारी जानकारी आपको याद होगा, हमने क्या क्या चीज़ें आपको बताया है, क्या क्या चीज़ें आपको किस प्रकार से प्रोवाइड किया गया है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार आपको कि रोजाना वीडियो देखिए। इससे आपको फायदा ये होगा कि चीज़ें आपको दिमाग में रहेगी और यहाँ से आपका एक रिवीजन पर्पज से ये आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। और बेसिकली कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि कंटेंट अगर आपको बेहतर तरीके से याद रहता है तो एग्जाम में आप अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न पे। आज के इस वीडियो का हमारा ये प्रश्न है कि हाल ही में या फिर किस देश ने हाल ही में हवासोंग 17 नामक एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। हालांकि इस प्रश्न के बारे में डिटेल जानकारी हमने आपको प्रोवाइड किया है। और बिहार के प्रतियोगी परीक्षा के लिए बीपीएससी मेगर ऐप को आप लोग प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए। प्ले स्टोर से डाउनलोड करके यहाँ पर हमारे सारे मटेरियल का आप लोग भरपूर लाभ उठा सकते हैं। जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है इसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर डिटेल जानकारी हमसे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर बीपीएससी मेगर लिख के सर्च कीजिए, वहाँ पर हमें फॉलो कीजिए और वहाँ पर जो भी जानकारी आपको चाहिए पर्सनली आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।